जल्दी करो। जी कर दे start। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आज जो कल हमारी एक ही क्लासिफिकेशन हुई थी बदकिस्मती से। अच्छा, आज हम दूसरी क्लासिफिकेशन को सिर्फ जनरली डिस्कस करेंगे। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स कभी भी अकेले काम नहीं करते। इसका कभी भी एक मसल अकेला नहीं मूव कर रहा होता, बहुत सारे मसल्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं और फिर एक मसल जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ग्रुप एक्शन होता है ये, ठीक है ना। और हर इसमें एक पूरा ग्रुप होता है और हर मसल को अपना अपना काम दिया जाता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है और तुमने ये करना है। तब आपका बाइसेप जो है वो फ्लेक्शन करवाएगा और तब जाके आपका ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंशन करवाने के काबिल होगा, जब एक पूरा ग्रुप मिल के काम करेगा, ठीक है। तो इसकी 3-4 तरह के होते हैं। एक ग्रुप में 4 तरह के मसल्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर्स एगोनिस्ट होते हैं, बुक में टर्म यूज हुए एगोनिस्ट। एगोनिस्ट कौन से होते हैं? इनको कहते हैं प्राइम मूवर्स। क्यों? सबसे पहले यही सबसे पहले मूव करते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी मूवमेंट जो करवाते हैं वो प्राइम मूवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लेक्शन करवानी है, अपने बाइसेप्स को मूव करवाया, देन बाइसेप्स आर योर प्राइम मूवर्स, ठीक है। एंटागनिस्ट कौन से होते हैं? अपोनेंट्स। इनका नाम तो एंटागनिस्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनके दुश्मन है और ये इनके मूवमेंट को रिवर्स कर देंगे और ये इनके खिलाफ जाएंगे। नहीं, ये इनको सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन अगर आपके बाइसेप्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करें तो जो आपके ट्राइसेप्स हैं वो एंटागनिस्ट है और वो क्या करें? वो रिलैक्स करें। अगर आपके ट्राइसेप्स रिलैक्स नहीं करेंगे, एंटागनिस्ट इनकी मूवमेंट नहीं होगी, तो होगा क्या कि आपकी एल्बो एलिवेट ही नहीं होगी, ऊपर ही नहीं आएगा आपका मसल, ठीक है ना। बाजू ऊपर आएगी ही नहीं, फ्लेक्शन होगी ही नहीं, अगर दो ट्राइसेप्स जो हैं वो क्या रिलैक्स ना करें, ठीक है। तो एंटागनिस्ट इस तरह से हेल्प आउट करें। कुछ होते हैं फिक्सेटर्स। फिक्सेटर से पहले साइनर्जिस्ट होते हैं, ठीक है। जो साइनर्जिस्ट होते हैं ना, ये आपके बाइसेप्स क्रॉस करें जॉइंट को। और वैसे मूवमेंट तभी होती है जब कोई आपका मसल जॉइंट को क्रॉस करता है, तो मूवमेंट होती है। जो आपके बाइसेप्स हैं आगे आके रेडियस से अल्ना के साथ अटैच हो रहे हैं शायद, तो ये क्रॉस करें जॉइंट को। और यहाँ पे इस एंड पर मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए कुछ साइनर्जिस्ट भी होते हैं, जैसे ब्रेकियालिस मसल्स हो गए, तो वो यहाँ पे आपके जॉइंट को स्टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। और अनवांटेड मूवमेंट्स जो होती है ना, उनको अवॉइड करते हैं साइनर्जिस्ट, ठीक है। ये किस एंड पर होते हैं? डिस्टल एंड पर अनवांटेड मूवमेंट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं साइनर्जिस्ट। इस तरह से ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। बाइसेप्स के नीचे होते हैं बिल्कुल ब्रेकियालिस, तो ये समझ ले साइनर्जिस्ट है। और कुछ होते हैं फिक्सेटर्स। अब फिक्सेटर्स आपके ऊपर जो शोल्डर मसल्स है ना, शोल्डर में जो मसल्स होते हैं, कोई नाम था, पता नहीं, कफ रोटेटर मसल, कोई ऐसा नाम था, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो ऊपर से आपके शोल्डर्स के जो मसल्स हैं और जो जॉइंट्स हैं और जो बोन्स हैं यहाँ पे फिक्स करते हैं, ताकि आपकी मूवमेंट क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए। और कोई वरना अगर आपके फिक्सेटर्स ना होते ना, तो आपकी शोल्डर वैसे लटक रही होती है, आप मूव करते तो ये गोल गोल घूम रही होती, इधर उधर जा रही होती। तो ये फिक्स किया हुआ है ताकि आपकी मूवमेंट जो है आसानी से आप फ्लेक्शन का एक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक हो गया। ये 4 कैटेगरीज हैं मसल्स की, और सारे एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, प्राइम मूवर्स के हेल्पर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो मैं ब्लड सप्लाई वाली स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। कोई कह रहा था कि ये ब्लड सप्लाई और ये जो स्केलेटल सिस्टम को, जो स्केलेटल मसल्स को नर्व सप्लाई, ये तो सर ने पढ़ाई ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मुझे याद है कि क्लास में डिस्कस हो रहा था, एक ही लफ्ज याद रह गया मुझे, एवीएस डिस्कस हो रहे थे, आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस। तो एवीएस है ही ब्लड सप्लाई में, इट मीन्स कि ब्लड सप्लाई सर ने पढ़ाई है लेकिन हमारे सरों पर से गुजर गई। और जो नर्व सप्लाई है वो भी है, क्योंकि मैं जब उनकी स्लाइड्स देख रही थी, सर की स्लाइड्स में, तो नर्व सप्लाई थी। और इतनी कोई, सर ने इतना प्रिसाइज लिखा, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे और चारों के 4 मुझे समझ नहीं आए थे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाए शायद, आसान है वो, लेकिन मुझे बुक से समझ आई और मैं आपको बुक से ही समझाऊंगी। तो इसके बाद हम ब्लड सप्लाई ऑफ द स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। ये जो पैराग्राफ है पहली बार पढ़ने से समझ नहीं आता, लेकिन मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया, और जो इस फ्लो चार्ट से हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, होता ही है कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सारा वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उन्होंने ऑर्गन्स को भी सप्लाई करनी है, ब्लड सप्लाई करना है, बोन्स को भी, हर जगह इन्होंने ब्लड सप्लाई पहुंचानी है, तो मसल्स को भी पहुंचानी होती है। ठीक है, तो मसल्स की जो नेबरिंग आर्टरीज होती है ना, मसल के आसपास जो आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज की मस्कुलर ब्रांचेस है। मस्कुलर ब्रांचेस कौन सी होती हैं? वो ब्रांचेस जिन्होंने मसल्स को ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, तो वहां से आर्टीरियल ब्लड आता है। अब देखें बुक में लिखा हुआ है कि द मसल्स आर सप्लाइड बाय आर्टीरियल ब्लड बाय द मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ नेबरिंग आर्टरीज। तो जो मसल के जो पड़ोसी जो आर्टरीज होती हैं, उनसे मस्कुलर ब्रांचेस आती हैं, उन ब्रांचेस से आर्टीरियल ब्लड आता है थ्रू प्रिंसिपल आर्टरी। कौन सी आर्टरी आर्टीरियल ब्लड मसल की तरफ लेकर आ रही है? एक प्रिंसिपल आर्टरी है जिसने किसी स्पेसिफिक मसल को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही है ना? ये मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रही? समझ आ रहा है? ठीक है, अब प्रिंसिपल आर्टरी आ गई है मसल तक, और यहाँ एक न्यूरोवास्कुलर हाइलम है। ठीक है, न्यूरोवास्कुलर हाइलम क्या होता है? न्यूरो मीन्स फॉर डिप्रेशन। मसल में एक डिप्रेशन होता है जहां से आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स एंटर होती हैं उस डिप्रेशन से। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्टरी उस डिप्रेशन आई है, आपने सफर करना है। ठीक, अब आपने जहन में इमेजिन करते हैं कि ये आर्टरी आर्टरी कहाँ तक आ गई है? न्यूरोवास्कुलर हाइलम तक आ गई है। ठीक है, बाहर से होती हुई प्रिंसिपल आर्टरी आई है। अब अलोंग विथ प्रिंसिपल आर्टरी कुछ प्रिंसिपल वेन्स भी आ जाएगी और कुछ नर्व्स भी आ जाएंगी, क्योंकि ये हाइलम है, न्यूरोवास्कुलर हाइलम, इससे नर्व भी आ सकती हैं, आर्टरीज भी आ सकती हैं, वेन्स भी आ सकती हैं। ठीक है, अब आर्टरीज को आप आगे ले आए, डिप्रेशन तक पहुंच आई हैं। ठीक है, अब आगे हमारा कंसर्न वेन के साथ नहीं है, नर्व्स के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ब्लड लेके अंदर जा रहे हैं, अभी ब्लड को हम बाहर लेके नहीं आ रहे जो हम वेन्स को पढ़े, और नर्व्स का हम अलग वो पढ़ेंगे सिस्टम, नर्वस सिस्टम अलग पढ़ेंगे। अभी हमारा सिर्फ कंसर्न है आर्टरीज के साथ। प्रिंसिपल आर्टरीज अब आ गई और ये अंदर आ जाती हैं। अब क्या होगा कि मसल्स की आउटर कवरिंग कौन सी होती है? कौन सी होती है आउटर कवरिंग? एपिमाइसियम जो बताया था एक दिन, माइसियम टाइप। जी, एपिमाइसियम। तो आर्टरीज क्या करेंगी उसके बाद? न्यूरोवास्कुलर डिप्रेशन पे आई, इन्होंने एपिमाइसियम को पेनिट्रेट किया, एपिमाइसियम को पेनिट्रेट करके अंदर आ गई। बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल की आउटर कवरिंग कौन सी होती है? कौन सी होती है मसल बंडल की आउटर कवरिंग? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। अब ये अंदर आ गई और पेरीमाइसियम में बहुत सारे मसल बंडल हैं, तो इमेजिन कर लें, एक है, दूसरा है, तीसरा है, 4 5 है। ठीक है, और एक मसल में 5 बंडल्स हैं। अब उन पर आउटर कवरिंग है पेरीमाइसियम, और 2 पेरीमाइसियम, एक मसल का बंडल का पेरीमाइसियम और दूसरे मसल बंडल का जो आउटर कवरिंग पेरीमाइसियम है, 2 पेरीमाइसियम्स के दरमियान में जो सेप्टा है ना, उसको कहते हैं पेरीमाइसल सेप्टा। और ये आर्टरीज यहाँ पहुंच आई हैं पेरीमाइसल सेप्टा में सफर करती हुई, और अब ये डिवाइड होगी स्मॉलर आर्टरीज में और आर्टीरियोल्स में। ये देखें, ठीक है ना, ये यहाँ से चली थी, ऊपर से आई आई आती गई, और आर्टरीज कोर्स एंड ब्रांच इनटू कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क और मसल्स। उसके बाद क्या हुआ कि स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स रन इनटू पेरीमाइसल सेप्टा। अब वो अंदर यहाँ पे घूम रही हैं, आर्टरीज स्मॉलर हो गई हैं और आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब क्या होगा कि पेरीमाइसल सेप्टा के बाद उसके बाद कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं? एपिमाइसियम। एपिमाइसियम ने किसको कवर किया हुआ है? मसल फाइबर को। तो यहाँ पर जाके जो स्मॉलर आर्टरीज हैं अभी एंटर नहीं हुई, बल्कि इनसे ब्रांचेस बनेंगी, कैपिलरीज, दे गिव ऑफ कैपिलरीज, इनसे फर्दर कैपिलरीज बन जाएंगी, और कैपिलरीज क्या करेंगी? फिर कैपिलरीज पेनिट्रेट करेंगी एंडोमाइसियम के अंदर, और एंडोमाइसियम के अंदर है आपका मसल फाइबर, और इस तरह से ब्लड सप्लाई वो बाहर से आप चले थे और अंदर तक पहुंचाए मसल फाइबर के अंदर। ठीक हो गया। और कुछ कैपिलरीज जो है अंदर तक चली जाती है, और कुछ कैपिलरीज नेटवर्क बनाती हैं अराउंड द मसल
सेल, ठीक है। तो ये आपकी ब्लड सप्लाई है, स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ तक खत्म हो गया। ये आपने फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपको रास्ता याद रहे कि आपने किस रास्ते से अंदर आना है, ठीक हो गया। इसके बाद वो उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो होता ये कि मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है। चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? चाहिए होता है ना। तो फिर होता क्या है उस केस में, आपकी जो कैपिलरीज है ना वो डायलेट करती हैं ताकि ब्लड की अमाउंट इंक्रीज हो जाए और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड आपको मिले, ठीक है। जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो के लिए कि आपकी कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं वेजो डायलेशन, ठीक हो गया। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल कैपिलरीज बिकम डायलेटेड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द मसल फाइबर, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने अगली लाइंस को आपने छोड़ देना है, ये लाइन लिखी हुई होगी, एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई होगी। अगली लाइन को छोड़ के आपने आखिरी लाइन में आ जाना है बुक में, क्योंकि इस कनेक्शन आखिरी लाइन में आता है। आखिरी लाइन में वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू कैपिलरीज कैन दस बी रेस्ड, ठीक है ना। अब वो एक्सरसाइज वाली बात कह रहे हैं कि वेजोडाइलेशन हुई और ब्लड की अमाउंट इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल रहा है अब मसल्स को। इस तरह से हम ब्लड की अमाउंट जो है कैपिलरी से जो पास करी है वो रेस कर सकते, वो इंक्रीज कर सकते इन अकॉर्डेंस विद फंक्शनल डिमांड्स ऑफ मसल्स, जब मसल्स को चाहिए होती है, डिमांड होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड की, ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज वाली बात होगी, आसान सी बात है। उसके बाद एक नई टर्म है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये इस पर डिस्कशन हो रही थी हमारी क्लास में, मुझे याद है। और कोई मेरी दोस्त ने क्वेश्चन भी किया था, अगर वो यहाँ होगी, वो उस वक्त सेटिस्फाइड नहीं हुई थी उस सवाल से। तो देखते हैं ये है क्या, आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस। आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस ये क्या होते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एवीएस, ए फॉर आर्टीरियो, वी फॉर वीनस एंड ए फॉर एनास्टोमोसिस, ठीक हो गया। तो मसल्स में बहुत सारे आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस होते हैं। अब ये इसके नाम से पता चल रहा है कि आर्टरीज और वेन्स का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस, ठीक है ना। वैसे तो जनरल केस में क्या होता है, आमतौर पे सबसे पहले आर्टरीज होती हैं, फिर आर्टीरियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरीज होती हैं, फिर वेन्यूल्स होते हैं, फिर वेन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस है, इनमें आर्टरीज डायरेक्टली जो है कनेक्टेड होती है वेन्स के साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि कैपिलरीज है ही नहीं, आर्टीरियोल्स है ही नहीं, वेन्स है ही नहीं और ये कोई अलग सी अल्लाह ताला ने गलती से बीच में से छूट गई हैं, नहीं। वो सारी जगह वो अपनी जगह पे होते हैं नीचे, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता भी होता है। दो रास्ते होते हैं ना, तो नीचे वाला रास्ता उसी तरह रहता है, लेकिन ऊपर से आर्टरीज डायरेक्ट कनेक्टेड होती है वेन्स के साथ, एक बाईपास वे बनाया हुआ होता है, एक शॉर्टकट रास्ता। उसके दोनों डोर्स क्लोज होते हैं, जो वेन्स की तरफ है वो वाला भी और इस तरफ से लॉक्ड होते हैं, वो सिर्फ ओपन होते हैं एक खास कंडीशन में। और ये जो जंक्शन होता है आर्टरीज का वेन्स के साथ डायरेक्ट, इसको कहते हैं आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस। अब ये बनाने की क्या रीजन थी, ये क्यों, ये इसका मेरी दोस्त ने ये पूछा था कि एवीएस ये इसका क्या फायदा है, क्यों ब्लड डायरेक्ट आर्टरीज से वेन्स की तरफ क्यों जा रहा है। हाँ, इसका फायदा है। कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई, कुदरत ने हर चीज जो बनाई उसकी कोई ना कोई वजह होती है, और इसकी ये वजह है और बड़ी खूबसूरत रीजन है कि देखें, जो अभी कैपिलरीज होती है ना, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और वहां से मैक्सिमम हीट लॉस होता है, ठीक है। हीट लॉसेस आपकी कैपिलरीज की वॉल से मैक्सिमम होते हैं। क्यों मैक्सिमम होते हैं? क्योंकि उनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिन होती हैं। और जब सर्दियां आती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेट, तो होता ये है कि आप ये चाहते हो कि आपका जो हीट लॉस है उसको, हीट लॉसेस को आप मिनिमाइज करना चाहते हो। जाहिर सी बात है, आपके हाथ मसल्स आपके सुन्न हो जाते हैं, तो आप चाहते हो कि ऐसा ना हो और आप अपना हीट लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहते हो, कम करना चाहते हो। तो फिर क्या होता है कि ब्लड जो है, ब्लड डायरेक्टली इन आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस के थ्रू गुजरता है, आर्टरीज से वेन्स की तरफ चला जाता है, एंड देयर इज नो हीट लॉस इन दिस केस, सो ब्लड बाईपास द कैपिलरीज एंड हीट लॉस विल बी रिड्यूस्ड। तो ये इनका फंक्शन है एवीएस का,
ठीक हो गया। बस ये आपका ब्लड सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल। इसके बाद समझ आ गई कोई सवाल इसमें से? इसमें से कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? इट मीन्स या तो आप लोगों को पूरा समझ आ गया या तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। पूरा समझ आया। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद है नर्व सप्लाई ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ब्लड सप्लाई पढ़ी हमने, उसके बाद नर्व सप्लाई। ओके। अच्छा, हमने पता है कि न्यूरोवास्कुलर हाइलम होता है, उसी से नर्व्स उसी से एंटर होती हैं और ब्लड सप्लाई भी उसी से एंटर होती है। तो आपकी बुक में पहली लाइन यही लिखी हुई है कि द नर्व सप्लाइंग अ स्केलेटल मसल जनरली एंटर थ्रू द न्यूरोवास्कुलर हाइलम। तो हम पढ़ के आए कि हमें पता है कि न्यूरो मींस नर्व्स, वास्कुलर मींस ब्लड वेन्स जो हैं, आर्टरीज हैं, और हाइलम मींस डिप्रेशन। इस न्यूरोवास्कुलर हाइलम को आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ इंटरमिक्स नहीं करना। जमीन और आसमान का फर्क है। पहले जब मैंने शुरू में पढ़ा तो मैंने कहा हाँ ये तो वही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, वो असल में जब न्यूरॉन और न्यूरॉन का जंक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, और जब न्यूरॉन और मसल का जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोवास्कुलर हाइलम, ये से स्ट्रक्चर्स अंदर आ रहे हैं मसल के। ठीक हो गया। तो आपकी जो नर्व्स है वो भी न्यूरोमस्कुलर हाइलम से एंटर होती हैं। और कह रहे हैं कि ज्यादातर ये होता है कि एक जो मसल है उसको एक कोई सिंगल नर्व सप्लाई कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर सप्लाइड बाय अ सिंगल नर्व बट इन सम लोकेशंस। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक मसल को एक से ज्यादा नर्व्स भी सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है ना, एक से ज्यादा नर्व्स आ रही होती हैं एक ही मसल में, और कभी बार एक ही मसल में, ज्यादातर एक ही मसल में एक ही नर्व जो है आके सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ था। और फिर अब ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया वो जनरली जो आपके स्केलेटल मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो मोटर नर्व है। तो ये मोटर नर्व, इसका नाम मोटर नर्व है, लेकिन इसमें फाइबर्स दोनों होते हैं। मोटर नर्व फाइबर्स भी होते हैं और सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोटर नर्व फाइबर्स जो हैं उनके फर्दर 3 तरह के उनसे फाइबर्स होते हैं। 3 तरह के मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं उनके भी फर्दर 3 तरह के मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। ये मैंने क्लासिफाई कर लिए, बुक में बहुत ज्यादा हिचमिच हुई भी थी ये वाली जो चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, मोटर नर्व फाइबर्स जो हैं 3 तरह के हैं। कौन कौन से? एक है आपके पास अल्फा इफेरेंट्स। ठीक है, अल्फा इफेरेंट्स। दूसरे हैं आपके पास गैमा इफेरेंट्स, और तीसरे हैं आपके पास ऑटोनोमिक इफेरेंट्स। ठीक है ना। अब हमने देखना है कि ये जो 3 तरह के फाइबर्स हैं कहाँ कहाँ सप्लाई करें। असल में हम तो पढ़ तो नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं ना, हमने देखना कहाँ कहाँ ये सप्लाई करें। पहले देखें कि अल्फा इफेरेंट्स कैसे होते हैं। अल्फा इफेरेंट्स जो हैं ये मोटर नर्व फाइबर्स हैं, और ये लार्ज और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक हो गया। जो गैमा इफेरेंट्स हैं ये स्मॉल और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, अब ये थोड़े छोटे होते हैं। और जो ये ऑटोनोमिक इफेरेंट्स है ना, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। और इन्होंने इसके साथ फाइन भी लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता इस फाइन का क्या मतलब है। अच्छा, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। इन दो जो है इनमें से माइलिनेटेड है, और जो तीसरा है वो अनमाइलिनेटेड है। ठीक है। अब अल्फा इफेरेंट्स जो है ये कहाँ जाके नर्व सप्लाई करते हैं? तो अल्फा इफेरेंट आपके सप्लाई करते हैं मसल फाइबर्स को, जो मसल सेल होता है ना उसको सप्लाई करते हैं अल्फा इफेरेंट्स। ठीक हो गया। एंड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये पूरे मसल फाइबर को सप्लाई करके एंड करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। जो न्यूरॉन और मसल का जंक्शन होता है वहां पर जाके ये एंड करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो गैमा इफेरेंट्स हैं वो सप्लाई करते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर ऑफ मसल स्पाइंडल। अब ना आपको पता है इंट्राफ्यूजल क्या होता है, ना आपको पता है मसल स्पाइंडल क्या होता है। और ये बहुत आसान चीजें मैं बताऊंगी आपको ये क्या होता है। आपकी बुक में नीचे नोट लिखा हुआ है कि इनको छोड़ देंगे, ये जो है ना मसल स्पाइंडल, दीज आर बियॉन्ड ऑफ योर स्कोप। ठीक है ना, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, बट नथिंग इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अस। हमने इसको भी देखना है क्या है ये। ठीक है। तो ये अभी सिर्फ इतना देखेंगे, ये सप्लाई करते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर को। नाम से पता चल रहा है ये भी कोई मसल फाइबर ही है, मसल का ही कोई फाइबर्स, इतने सारे फाइबर्स होते हैं, बीच में एक फाइबर का नाम इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर है, और ये मसल स्पाइंडल का है। तो हम देखेंगे ये क्या है। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑटोनोमिक इफेरेंट्स पे।
ऑटोनॉमिक इफरेंट्स किसको सप्लाई करे या इनरवेट कर रहे होते हैं। वैसे नर्व किसी को सप्लाई नहीं कर रहा होता, नर्व जो होती है ना बेसिकली आपकी न्यूरॉन्स इस इनरवेट कर रहे होते हैं, आपके स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इम्पल्स जनरेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर रहे होते हैं, वहां पे जाके उस मसल को इनरवेट कर रहे होते हैं, फाइबर को या स्ट्रक्चर को जो अंदर है। तो ऑटोनॉमिक इफरेंट्स किसको इनरवेट करते हैं? स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स के अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज अंदर आ रही हैं, मसल फाइबर तक पहुंच गई हैं, तो मसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स भी तो है ना, तो जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनकी तो वॉल्स जो होती हैं वो स्मूथ मसल से मिलके बनी होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स की वॉल्स में होते हैं, ठीक है। तो अब उनको इनरवेट करने के लिए, उन स्मूथ मसल्स को इनरवेट करने के लिए हमारे पास जो मोटर नर्व फाइबर्स है उनकी कौन सी कैटेगरी है? ऑटोनोमिक इफरेंट्स। ऑटोनोमिक, आप स्मूथ मसल्स और ऑटोनोमिक का कनेक्शन याद रखें कि वैसे भी स्मूथ मसल्स को हमने पढ़ा है कि ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई आती है, ठीक हो गया। तो ये स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल्स के, इनको ऑटोनोमिक इफरेंट्स सप्लाई करते हैं। तो ये आपके मोटर नर्व फाइबर्स की 3 कैटेगरीज थी। एंड पे अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर क्या होते हैं और मसल स्पाइनल क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने चाहा, ठीक है। उसके बाद मोटर नर्व से मैंने बताया था दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, और दूसरी तरह के जो फाइबर हैं ये सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं। सेंसरी नर्व फाइबर से भी फर्दर 3 तरह के फाइबर्स हैं इसकी कैटेगरी में। जिस तरह मोटर नर्व फाइबर की फर्दर 3 तरह फाइबर्स थे, इसमें भी फर्दर 3 तरह के फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। पहला जो फाइबर है ये माइलिनेटिव नर्व फाइबर है, ठीक है। दूसरा भी माइलिनेटिव नर्व फाइबर है लेकिन ओरिजिनेट कहीं और से हो रहा है, इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया। और इसमें इसमें एक तीसरा अनमाइलिनेटेड है, उसमें भी 2 जो थे माइलिनेटेड थे और एक अनमाइलिनेटेड था, इसमें भी 2 माइलिनेटेड है और एक अनमाइलिनेटेड है, ठीक है। इसका पहला माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है ना वो ओरिजिनेट हो रहा है सेंसरी नर्व एंडिंग्स लोकेटेड इन द मसल स्पाइनल। अब यहाँ पे फिर टर्म आ गई है मसल स्पाइनल। याद रखना है कि मसल स्पाइनल मसल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, स्पाइनल मींस के मसल फाइबर्स की ही कलेक्शन है, लेकिन ये खास किस्म के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। वो मैं एंड पे बताऊंगी। तो उस स्पाइनल में, उस मसल स्पाइनल में जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है ना, उन नर्व एंडिंग से ही ओरिजिनेट होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है, लोकेटेड इन द मसल स्पाइनल। इसी ये इतना ही लिखा है बुक में। उसके बाद जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, जीटीओ से। जीटीओ क्या होते हैं ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया, अगर आपने चाहा तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये माइलिनेटेड फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं जीटीओ से, और जीटीओ कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं जीटीओ? टेंडन्स में होते हैं, ठीक है ना, टेंडन्स में होते हैं। जो मसल स्पाइनल होते हैं ना ये याद रखें कि बेली में होते हैं, और जो जीटीओ होते हैं ना ये होते हैं टेंडन्स में। यही दोनों नई टर्म्स है ना, एक जीटीओ और एक मसल स्पाइनल। मसल स्पाइनल मसल की बेली में होते हैं और क्योंकि वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और जो जीटीओ है ये टेंडन में होता है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कुछ तो ओरिजिनेट हो रहे हैं जीटीओ से और कुछ ओरिजिनेट हो रहे हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स लोकेटेड इन द मसल स्पाइनल, ठीक है। और थर्ड जो कैटेगरी है वो कहाँ से आ रही है? अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि किसी को सप्लाई करें या इनरवेट करें, बस ये बता रहे हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं। सेंसरी नर्व फाइबर्स का इतना बताया कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इनका क्या काम है? ये कन्वे करते हैं पेन एंड अदर सेंसेशन फ्रॉम फ्री नर्व एंडिंग्स लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मसल्स। ये कन्वे करते हैं पेन, ठीक है, ब्रेन को करते होंगे, जाहिर सी बात है, नर्व्स का कनेक्शन जाके उधर स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है पहले, तो जो नर्वस सिस्टम है, तो ये जो आपके दर्द होता है या जो भी अदर सेंसेशंस होती हैं फ्री नर्व एंडिंग से ये कन्वे करती हैं ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। और ये कहाँ पे होती है? फ्री नर्व एंडिंग्स लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू सीड्स ऑफ मसल्स, ठीक है। और वहां पे वो जो दूसरी सेंसरी नर्व एंडिंग्स थी वो मसल स्पाइनल में होती हैं, ठीक है। 2 मिनट रह गए, आज मुझे टाइम बॉन्ड किया था किसी ने, तो आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना? थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन चाहते हो? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या होते हैं और ये मसल स्पाइनल्स क्या होते हैं, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स क्या होते हैं, बता दूं ये टर्म्स क्या होती हैं या फिर एंड कर दूं? और ये जितना 2 मिनट में हो जाए थोड़ा जनरली बता देंगे क्या होता
हाँ चैनल बताऊंगी। अच्छा एक आपके पास इमेजिन करें आपके पास लेड पेंसिल्स है, बहुत सारी लेड पेंसिल्स है, आपके पास एक बंडल है, वो आपके पास मसल बंडल है, उसमें सारी लेड पेंसिल्स एक ही तरह की हैं और बीच में आपने एक हिस्टो पेंसिल डाल दी है। अब वो जो हिस्टो पेंसिल है उसको आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, मसल स्पाइंडल है, और इसमें बहुत सारी ठीक है, वो बाकी सारी एक जैसी और बीच में एक डिफरेंट आ गई है, वो आपके पास मसल स्पाइंडल है। मसल स्पाइंडल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और वो जो फाइबर्स होते हैं ना उनको कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। और जो उसके बाहर ये हिस्टो पेंसिल बीच में, इसके इर्द गिर्द लेड पेंसिल्स है, और जो लेड पेंसिल्स है उनको आप बोलेंगे इंट्राफ्यूजल, वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होंगी, और ये दरमियान में है हिस्टो पेंसिल, अलग है सबसे। और इसको मेन, इसका नाम है मसल स्पाइनल, और इसके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं बैली में, ठीक है, इनको कहते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा, ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो बाहर वाले जो फाइबर्स है लेड पेंसिल वाले सारे, वो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स है, और जो अंदर मसल स्पाइनल के अंदर जो फाइबर्स हैं वो कौन से, इंट्राफ्यूजल फाइबर। और ये, अच्छा ये याद रखें कि मसल्स में दो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, पहला मसल स्पाइनल और दूसरा गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये मसल के सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक हो गया, दो सेंसरी ऑर्गन से। अब जो मसल स्पाइनल है इसका क्या काम होता है, ये आप ये मेजर करता है, ये देखता है कि कितना आपकी मसल्स, लेंथनिंग ऑफ मसल्स, ठीक है ना, इट मेजर्स द रेट ऑफ लेंथनिंग ऑफ मसल। जब आप अपने मसल को लेंथन करते हैं ना, तो ये वो जब वो एक्सरसाइज आपने की होगी अक्सर, डंबल्स उठा के आगे पीछे, वो लेंथनिंग और शॉर्टनिंग, ठीक है, 10 मिनट्स में एंड हो रही है, लेकिन इससे पहले ही हम एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो, ये आपके जो मसल स्पाइनल्स हैं ये मेजर करते हैं कितना आप लेंथन कर रहे हो अपनी अपनी बाजू को, ठीक है, या मसल्स को। और जो जीटीओज होते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, मैंने बताया ये दोनों सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जो जीटीओज होते हैं वो क्या मेजर करते हैं कि आपने कितना वेट बियर किया है, कितना वेट उठा रहे हो। वो आपके दिमाग को फौरन, ब्रेन को आपको सिग्नल देते हैं कि यार ये इनफ, इट्स इनफ, इतना वेट बहुत है, इतना और एक्सरसाइज करते हो ना आप, पहले आपसे मुझे डंबल्स का वेट तो नहीं पता, लेकिन पहले आप कम लाइट वेट के भी नहीं उठा पा रहे होते हो, फिर आस्ता आस्ता आप हैवी से हैवी भी उठा लेते हो, तो वो होता क्या कि आपके जीटीओस को पावर मिलती जाती है, फिर वो ब्रेन को बहुत देर बाद सिग्नल करते हैं कि हाँ ठीक है अब इतना वेट उठा सकते हैं हम। तो जीटीओस क्या करते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स है, ये वेट मेजर करते हैं कितना वेट आप उठा सकते हो। और जो मसल स्पाइनल्स है वो क्या करते हैं कि आपकी लेंथ, कितने आप मसल्स को लेंथन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, और याद रखना है कि इनसे कौन कौन सी नर्व्स जो है आती हैं या जाती हैं, ठीक है। और अब देख ले मोटर यूनिट क्या होता है। मोटर यूनिट लास्ट पैराग्राफ है, मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट क्या होता है कि ये जो आपके अल्फा इफरेंट्स है ना, अल्फा इफरेंट्स, ये किसको सप्लाई करें, मसल फाइबर को। तो अल्फा इफरेंट प्लस मसल फाइबर इज इक्वल टू मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट किससे मिलके बना होता है, अल्फा इफरेंट प्लस मोटर मसल फाइबर्स, ठीक हो गया। और दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स, मोटर यूनिट इज अ फंक्शनल यूनिट, लिखें ये साथ साथ, ठीक है। एक होता है स्मॉल मोटर यूनिट और एक होता है लार्ज मोटर यूनिट। जो स्मॉल मोटर यूनिट है वो, उसमें क्या होता है कि एक नर्व सप्लाई करिए 5 से 10 मसल फाइबर्स को, एक नर्व इनोवेट करिए 5 से 10 मसल फाइबर को, वन नर्व विल इनोवेट 5 to 10 मसल फाइबर्स, और ये होता है स्मॉलर मोटर यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर एक नर्व इनोवेट करे 100 से 1000 मसल फाइबर्स को, तो उसको कहते हैं लार्जर मोटर यूनिट, ठीक है। अब जो स्मॉलर मोटर यूनिट्स है ना, इनकी स्किल्स क्या होती हैं, इनकी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, अच्छा आपकी बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो स्मॉलर मोटर यूनिट्स है ना, इनसे फाइन मूवमेंट्स होती हैं। अब मैंने सोचा कि यार ये फाइन मूवमेंट्स क्या होती हैं, मूवमेंट कैसे फाइन हो सकती है, क्या फाइन मूवमेंट और ग्रॉस मूवमेंट। तो फाइन मूवमेंट ये कि जो यूज ऑफ स्मॉलर मसल्स, क्योंकि ये स्मॉलर मोटर यूनिट है तो इससे आप काम भी छोटे काम लेंगे। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ मसल ऑफ योर आई बॉल, ड्राइंग करना या ग्रास्पिंग एन ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, ठीक है। ये है फाइन मोटर स्किल्स बाय स्मॉलर मोटर यूनिट। तो स्मॉलर मोटर यूनिट की कैसी स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर होती हैं, कम छोटा
काम लेते हैं इनसे, ठीक है। और लार्जर मोटर यूनिट है, इससे ग्रॉस मूवमेंट्स करवाई जाती हैं। और फिर इसकी जो स्किल्स होती है उनको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब लार्ज मसल मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग। ठीक हो गया? बस ये आप किसी का कोई सवाल? यार बात सुनो समझ आ गई सबको? जी जी। यार, ये जो आर्टरीज में आपने बताया था कि मतलब मतलब विंटर्स में हम जो है बाईपास यूज करते हैं, मतलब हमारी ब्लड यूज करता है, तो गर्मियों में नॉर्मल पाथ यूज होता है कि मतलब आर्टरीज से पहले आर्टीरियोल्स, फिर मतलब कैपिलरीज, और फिर वेन्यूज, और फिर वेन्स। हाँ जी, जब आपको जरूरत होगी सिर्फ तभी आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस यूज करेंगे आप, वो पाथवे सिर्फ जरूरत के वक्त खुलेगा, ठीक है। और इसी तरह से कैपिलरीज का डायमीटर ऐसे तो नहीं इंक्रीज होता ना, दोनों दोनों काम सिर्फ कब होते हैं जब जरूरत हो। वेसोडाइलेशन भी कब होगी, जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और ये आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस भी तब यूज हो रहे होंगे जब आप आपके मसल्स को हीट लॉसेस को जो है मिनिमाइज करना है, ठीक है। वो कोई भी केस हो सकता है। सही ठीक हो सही, गया? थैंक यू। और कोई सवाल किसी का, कुछ समझ ना आया हो? या तो सब कुछ समझ आ गया या तो कुछ नहीं समझ में आया। और टुडे अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मुझे बियर करने के लिए। कल मुझे बर्दाश्त किया और कल आप लोग मुझसे नाराज हो गए थे, तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर बियरिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एंड करें?